हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो मेंस का एक टॉपिक। और वो टॉपिक है जनजातियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो जनजातियां देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे कि कौन सी है जनजाति, वो कहाँ पे रहती है। दूसरी बात देखेंगे उनके रीति रिवाज। रीति रिवाज के बाद देखेंगे कि सरकार ने या गवर्नमेंट ने उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके अंदर देखेंगे हम शहरिया विकास कार्यक्रम, परिवर्तित क्षेत्र एवं विकास दृष्टिकोण जिसको माडा बोलते हैं, बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम, इसके अलावा अरावली विकास कार्यक्रम जो कि अरावली वाले क्षेत्रों में रह रही जनजातियों पर ज्यादा फोकस करता है। तो देखो, इससे आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भारत और राजस्थान में जनजातियों की क्या स्थिति है। तो भारत के अंदर टोटल मतलब कितनी भी जनजातियां पाई जाती है, उनमें राजस्थान के अंदर 12.6% जनजातियां पाई जाती हैं। और राजस्थान के अंदर जितनी भी टोटल जनसंख्या, उसके अंदर 13.5% जनसंख्या वो जनजातियों की पाई जाती है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में इनमें जो वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में, वो थी 30.2%। ठीक है, कितनी थी? 30.2%। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती हैं। तो राजस्थान की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से तो देखो बांसवाड़ा में रहती है सबसे ज्यादा। सबसे कम रहती है नागौर के अंदर। फिर देखते हैं कि टोटल जनसंख्या में, है ना, ये तो प्रतिशत था कि भाई इसमें जिले में बांसवाड़ा में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 76% लोग कौन रहते हैं? एसटी वाले रहते हैं। टोटल जनसंख्या देखें ना कि कुल कितनी जनसंख्या सबसे ज्यादा एसटी की है, तो वो है उदयपुर में सबसे ज्यादा है और मिनिमम है बीकानेर के अंदर। प्रतिशत के मामले में देखें तो नागौर है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत के अंदर देखो प्रतिशत के आधार पर देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा लगभग 94% जनजातियां पाई जाती हैं। और जनसंख्या के हिसाब से देखें ना तो मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मिजोरम, ताकि आपको ऑप्शन थोड़ा सा एलिमिनेट करने में आसानी हो। इसके बाद देखते हैं सबसे कम भारत में कहाँ पाई जाती है। तो सबसे कम वाली पाई जाती है भारत के अंदर पंजाब में, और उसके बाद हरियाणा में। यानी पंजाब और हरियाणा में एसटी की जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो पाई जाने वाली जनजातियां उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मीणा, क्योंकि मीणा है वो सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद नंबर आता है वो भीलों का आता है। अब मीणा है वो देखो सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक शिक्षित भी है, सर्वाधिक संपन्न भी है इकोनॉमिकली। यानी यह सबसे ज्यादा संपन्न है और सबसे ज्यादा शिक्षित है। ये एक प्रश्न हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद बात करें कि सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो ये भी एक प्रश्न हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है और दूसरी नंबर की कौन सी है? भील है। अब एक बात करें ना, भील सबसे पुरानी है जबकि मीणा उससे बाद की है ना। अब देखो मीणाओं के स्थान के बारे में देखें ना, तो मीणाओं के स्थान के बारे में कर्नल टोड ने क्या बोला है कि जयपुर में जो खो है, खो की जो पहाड़ियां है और आगरा के बीच में इनका स्थान है। खो से लेके आगरा के बीच में मीणा जनजाति पाई जाती है। राजस्थान के अंदर देखो दो जगह जनजाति पाई जाती है मीणा। कहाँ कहाँ? एक तो पाई जाती है जयपुर के आसपास, जिसके अंदर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। दूसरी जो मीणा जनजाति है ना, वो पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान जिसके अंदर बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, है ना। अब देखो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान और मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जनजाति पाई जाती है वो थोड़ी सी संपन्न है। इसकी बजाय दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली मीणा जनजाति से अधिक संपन्न मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इनका क्षेत्र। देखो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, मध्य पूर्वी क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, यानी जयपुर के आसपास का एरिया जिसके अंदर दौसा, सवाई माधोपुर वाला एरिया आ जाए। मीणा शब्द है वो मीन शब्द से बना, मीन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मछली होता है। अब देखो इनका एक ग्रंथ है मुन्नी मदन सागर के द्वारा लिखित, ठीक है, जिसका नाम है मीन पुराण या मीणा पुराण। ये किसने लिखा? आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित है और ये मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, देखो जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मीणा। बाहुल्य क्षेत्र जयपुर। मीणाओं के कुल देवताओं को भूरिया बाबा या गौतमेश्वर
बोला जाता है। यानी इनके जो कुल देवता है वो भूरिया बाबा है, जिनका दूसरा नाम है वो गौतमेश्वर है। अब इनका जो एक मेला लगता है ना, जिसको इनका कुंभ भी बोला जाता है, मीणाओं का कुंभ, या फिर इनको अपने जो प्रयाग बोला जाता है मीणाओं का, और वो लगता है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। मीणा जनजाति के लोग, इनकी जो देवी है ना वो है जीण माता, रेवासा सीकर के अंदर है। ये उनको अपनी कुल देवी मानते हैं। किसको मानते हैं? जीण माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। अब देखो, जयपुर में कछवाहा वंश का शासन हुआ था ना प्रारंभ, उससे पहले आमेर में मीणाओं का ही शासन था, है ना, मीणाओं का ही शासन था यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अपन मीणा जनजाति की कुछ शब्दावलियां देखते हैं। मीणा जनजाति के जो गांव है ना उनको ढाणी बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। भूरिया बाबा का मेला है वो लगता है अरनोद में, और ये अरनोद कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और ये मेला देखो आजकल है ना, ये नहीं पूछे जाते कि ये मेला कहाँ भरता है। आजकल वाली ये पूछे जाते हैं कि वैशाख पूर्णिमा, यानी इनका जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को आयोजित हो जाता है। तो जीण माता का मेला नवरात्रों में बनता है। नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और अश्विन, आश्विन, है ना, तो इसको आश्विन बोलेंगे अपन। चैत्र और आश्विन में नवरात्रों के दौरान आयोजित होते हैं। 84 या 84 क्या बोलते हैं? मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसको 84 या 84 पंचायत कहा जाता है। बुज देवता देखो, मीणा जाति के देवी देवताओं को बुज देवता कहा जाता है। मीणा जाति के जो देवी देवताएं हैं उनका जो दूसरा नाम है ना उनको बोला जाता है बुज देवता। देखो यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो नाता है और एक नतारा है। ये दोनों थोड़े थोड़े अलग है, हम डिस्कस करेंगे पहले नाता के बारे में। नाता क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रथा में विवाहित स्त्री अपने पति व बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, उसको तो बोलते हैं हम नाता। एक होती है नतारा या नात्रा। ठीक है, ये क्या होती है? किसी स्त्री का जब मतलब पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या है, उस विधवा का पुनर्विवाह होता है, विधवा का पुनर्विवाह होता है, उसको बोलते हैं अपन नतारा। ठीक है, क्या बोलेंगे? नात्रा या नतारा बोलते हैं कि विधवा का जो पुनर्विवाह होता है। अब इस विवाह के साथ यदि उस औरत के या स्त्री के पहले से कोई संतान थी और वो उसको दूसरे मतलब ससुराल में लेके जाती है ना, तो उस संतान को गोल्लड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्लड़। ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो, छेड़ा फाड़ना एक प्रथा है जो भीलों में और मीणाओं में दोनों में चलती है ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है कि तलाक की प्रथा है। पहली बात तो क्या है, ये एक तलाक की प्रथा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पुरुष है ना वो नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर उसे चौड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देता है ना। और ऐसी स्त्री को समाज द्वारा क्या मान लिया जाता है? परित्यक्ता, यानी यहाँ पे उनका तलाक हो जाता है। अब ये जो तलाक वाली स्त्री है ना, ये एक घड़ा लेकर के चलती है रास्ते पे, है ना, और वह घड़ा कोई भी पुरुष उतार लेता है ना तो वो उसका पति मान लिया जाता है। ये एक इनकी प्रथा है। फिर होता है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि का क्या मतलब होता है? जब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगा कर ले जाता तो झगड़ा राशि के रूप में जो पहले वाला पति था ना उसको रुपये दिए जाएंगे, किसके द्वारा? नए वाले पति के द्वारा। तो ये झगड़ा राशि बोलते हैं इसको। और इसका जो निर्धारण है कि कितने रुपए देने, वो पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? निर्धारण करेगा पंचायत। इसके बाद हम आते हैं दूसरी सबसे मोस्ट जनजाति के बारे में, जिससे सर्वाधिक प्रश्न राजस्थान में पूछे जाते हैं, भील जनजाति के बारे में। देखो, भीलों का जो मुख्य निवास है ना वो भूमत या भूमट वाला क्षेत्र जो उदयपुर के आसपास है, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो उदयपुर के आसपास है। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है। ठीक है, और ये एक द्रविड़ भाषा का शब्द है, साउथ इंडियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? कमान। तीर कमान वाला जो कमान होता है उसका अर्थ है कमान। देखो, इनके बारे में कर्नल टोड और इतिहासकार टोलेमी ने कुछ कहा है। कर्नल टोड ने इनको वनपुत्र कहा है। ठीक है, कर्नल टोड ने इनको वनपुत्र कहा है, जबकि टोलेमी ने इनको तीरंदाज या फ्लाइट कहा है। ठीक है, तीरंदाज या फ्लाइट कहा है। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि इतिहासकार कर्नल टोड द्वारा भीलों के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो उसने क्या कहा? वनपुत्र। टोलेमी ने क्या कहा? फ्लाइट या तीरंदाज। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद इनका स्थान आता है दूसरा। पहला इनका है मीणा का, और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? भील।
उसके बाद हम बात करते हैं भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। देखो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, उसके अंदर एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर इनके जो खून के अंदर जो डीएनए पाया गया था ना, वो सर्वाधिक प्राचीन यानी जो अपनी भारत की द्रविड़ जनजाति है ना, उनसे भी पुराना पाया गया था, है ना। तो ये राजस्थान की तो सबसे प्राचीन जनजाति होनी है। अब भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, ये शब्द आखिरकार पूछे ही जाते हैं, लगभग पूछे जाते हैं। भीलों के घरों को कू कहा जाता है और भीलों के घरों को टापरा भी कहा जाता है ना, कू या टापरा। अब भीलों की जो झोपड़ियां होती है ना, उनके समूह को क्या कहा जाता है, फला। और फला से जो जस्ट बड़ा होता है ना, उसको पाल बोलते हैं। यानी भीलों के जो बड़ा गांव होता है उसको पाल बोलते हैं, छोटा गांव होता है जिसमें झोपड़ियां वगैरह होती है उनको फला बोला जाता है। और गांव का जो मुखिया होता है, गांव को क्या बोला जाता है, पाल। यानी गांव या पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। ये गमेती शब्द बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, गमेती कहा जाता है। इसके बाद देखो इनसे कुछ शब्दावली है। इनके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये पुरुषों की है या स्त्रियों की, है ना। मतलब कुछ आपको शब्द दे देंगे और ये पूछेंगे कि इनको कौन पहनता, पुरुष पहनता कि स्त्री पहनते। तो ढेपाड़ा या ठेपाड़ा क्या होता है कि भूल पुरुष होते हैं, उनकी जो टंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ढेपाड़ा बोलते हैं। खोइतू भी एक पुरुषों का ही मतलब क्या है, वस्त्र है, इसको क्या बोलते हैं, वीर पुरुषों की लंगोटी होती है उसको खोइतू बोले जाते हैं। फालू होता है वीर पुरुषों की एक साधारण धोती होती है, उसको फालू कहा जाता है। पोत्या होता है वीर पुरुषों का सफेद साफा। इनके अंदर ये जो तीन है शुरू वाले, डेपाड़ा, खोइतू और फालू, ये ज्यादा मोस्ट है। इसके बाद देखो वीर पुरुषों का सफेद साफा क्या हो गया, पोत्या। और पीलिया क्या है, ये दो शब्द है ना, ये पूछे जाते हैं। और कछाबू तो पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है। पीलिया क्या होता है, भील जनजाति की दुल्हन है, वो पीले रंग की साड़ी पहनती है, उसको पीलिया पीलिया बोला जाता है। सिंदूरी क्या होता है, ये भी शादी के अवसर पर ही पहनी जाती है ना, लेकिन ये लाल रंग की साड़ी होती है, ठीक है, ये लाल रंग की साड़ी होती है जिसको सिंदूरी कहा जाता है। दूसरा आता है कछाबू। क्या है कछाबू, पहली बात तो याद रखना, यह है स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। दूसरी बात, ये लाल व काले रंग का एक घाघरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम कछाबू बोलते हैं। इसके बाद देखो इनके मेले लगते हैं। मेले देखो, एक तो बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। आजकल ये पूछे जाते हैं माघ पूर्णिमा को, है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना। फिर इनका एक मेला लगता है घोटियांबा बांसवाड़ा के अंदर, वो चित्र अमावस्या को लगता है। ये जो बेणेश्वर वाला मेला है ना, ये इनका कुंभ कहा जाता है। भीलों का कुंभ किसको बोलते हैं, बेणेश्वर वाले मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है। भीलों का जो गोत्र है ना, उसको अटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटक। अपन तो ये बोलते हैं कि भाई आपका गोत्र क्या है, वो बोलते हैं आपका अटक क्या है। तो भीलों में गोत्र को अटक बोलते हैं। भील बाहुल्य क्षेत्र पहले डिस्कस कर लिया, भौमठ है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। वेदों में देखो मृत्यु के समय पे जो मृत्यु भोज होता है उसको काटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काटा कहा जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि केसरिया नाथ, ये कोई जैन मंदिर है, यहाँ पे केसर चढ़ाई जाती है और केसर चढ़ाने के बाद जो पानी होता है ना, उस पानी को ये पीते हैं और उसके बाद ये ना झूठी कसम नहीं खाते हैं। यानी केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी या काला जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद भीलों के देखो लोकगीत है ना। देखो एक तो है सुवटिया, जो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, एग्जाम में पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया। इसके बाद हमसीडो, ये भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा युगल रूप में यानी दोनों के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं हमसीडो। अब देखो भीलों में कुछ विवाहों का प्रचलन है जिसके कुछ प्रकार है। हरण विवाह, है ना, हरण का मतलब नाम से ही होता है कि उठा कर ले जाना, है ना। तो हरण क्या होता है, लड़की को भगा कर लेके जाने वाला विवाह। दूसरा होता है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह क्या है, मतलब इसमें पुरुष है ना, उसकी परीक्षा होगी। कैसे परीक्षा होगी, उसको युद्ध करना होता है या साहस का प्रदर्शन करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, परीक्षा विवाह। तीसरा होता है क्रय विवाह, जिसको दापा करना बोला जाता है। और ये आता भी है, दापा क्या है, एक मतलब दापा राशि को भी बोला जाता है और दापा इनका एक विवाह है वर वधु द्वारा।
है ना। ये दापा क्या है, एक राशि है जो किसको द्वारा दी जाएगी, दूल्हे को। आप ऐसे सुनो कि लड़का देगा, है ना, यानी दूल्हा देगा किसको, लड़की के माता पिता को या उसके घर वालों को। ये यानी वर द्वारा वधु का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है, दापा या क्रय विक्रय विवाह। तीसरा होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि जो लड़का है वो लड़की के घर जाएगा, ठीक है, लड़की के घर जाएगा और जो लड़की के माता पिता है, लड़की के माता पिता उनकी सेवा करेगा। यानी लड़का अपने सास और ससुर की सेवा करेगा और उसके बाद शादी होगी। पहले उनके घर जाएगा और अपने सास ससुर की सेवा करेगा, उसके बाद उसकी शादी होगी। हठ विवाह क्या होता है, हठ विवाह वही होता है जो भगाकर ले जाके किया जाने वाला विवाह था। लड़का तथा लड़की द्वारा भागकर किया जाने वाला विवाह हठ विवाह कहलाता है। उसके बाद देखो कुछ प्रथाएं इनकी। हाथी वीड़ो। हाथी वीड़ो क्या होती है कि ये एग्जाम में देखो पूछी गई है। हाथी वीड़ो क्या होती है, इसके अंदर बांस पीपल या सागवान का वृक्ष होता है, इसके चारों तरफ से ये फेरे ले लेते हैं लड़का और लड़की, और इसी को विवाह मान लिया जाता है। इसको हरण या इसमें वर को हरण बोला जाता है और वधु को लाड़ी बोला जाता है। आप तो ये याद रखना हाथी वीड़ो क्या है, यानी ये एक पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ ये है ना फेरे ले लेंगे और उसी को क्या मान लेंगे, एक शादी मान लेंगे। इसमें न तो किसी की जरूरत है न ही घर वालों की रजामंदी की जरूरत है। इसके बाद इनका एक उत्सव होता है भंगोरिया उत्सव। भीलों में प्रचलित उत्सव जिसके दौरान भील अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं, है ना। एक तो देखो गरासियाओं में होता है और एक इनमें होता है। गरासियाओं में देखो सबसे ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं, कहाँ पे होते हैं, गरासियाओं में। और एक प्रेम विवाह इनमें भी होते हैं भंगेरिया उत्सव के ऊपर। तो भंगेरिया उत्सव क्या होता है, ये एक उत्सव होता है जिसके दौरान ये अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। फिर इनके द्वारा कुछ खेती की जाती है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वालक गजिया क्या है, चिमाता क्या है। तो देखो पहाड़ों पर वनों को काट कर किया जाएगा, है ना, खेती, उसको तो चिमाता बोलेंगे। मैदानी भाग में किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वालरा बोल देंगे, दजिया बोल देंगे, है ना। तो ये वाली कृषि होगी। अब भीलों के जो कुल देवता हैं उनको टोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटम। अब भीलों की कुल देवी को बोलता है आमजा माता या केलड़ा माता, जिनका मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है। आमजा माता याद रखना आप, एग्जाम के अंदर आमजा माता पूछा जाता है, यानी इन भीलों की कुल देवी आमजा माता है। इनका एक युद्ध होता है, मतलब युद्ध क्या, एक नृत्य होता है जिनका नाम है युद्ध। युद्ध एक प्रकार से इनका नृत्य है और उस नृत्य को करते समय, यानी युद्ध नृत्य को करते समय ये एक आवाज लगाते हैं जिसको रणघोष बोलते हैं, फायरे फायरे, ठीक है। यानी फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है, यानी युद्ध की शुरुआत का आगाज है। इनके द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं जैसे गौरी राई गैर चक्री हाथी मीना घूमरा नेजा युद्ध, ये इनके नृत्य हैं। देखो नृत्य का एक अलग ही टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये आप सीधा ध्यान रख लेना, ये वाले इनके नृत्य हैं। कांडी है, कांडी ये गाली मानते हैं कांडी शब्द को। इनको कोई कांडी बोलता है तो ये इसको क्या मानते हैं, गाली मानते हैं। भराड़ी, ये पूछा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भराड़ी क्या है कि भील जनजाति में वैवाहिक अवसर होगा तो उसके अंदर दूल्हा वो अपने ससुराल जाता है, यानी लड़की के घर, है ना, और वहां पे क्या करता है, लड़की के घर में अपने हाथ यानी 500 उंगलियों से क्या मानता है, एक थापा बोलते हैं उसको, वो मानता है वहां पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, भराड़ी। यहाँ पे चित्र बनाता है उसका, यानी भील जनजाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का चित्र बनाया जाता है उसे भराड़ी बोलते हैं और भराड़ी को ही विवाह की देवी बोला जाता है। भीलों की विवाह की देवी कौन है, भराड़ी माता, है ना। वैसे इनकी जो कुल देवी है उनको तो क्या बोलते हैं, आमजा माता, और वैवाहिक देवी को बोलते हैं हम भराड़ी देवी। अब देखो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया तो वीडियो को लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए हम देखो सहरिया गरासिया और कंजर, फिर थोड़ा सा अपन डामोर, और उसके बाद कंजर के बाद सांसी। ये जो होंगी ना इनको हम एक वीडियो में, जो कि छोटा हो जाएगा क्योंकि जो मेन तो मीना और भील थे। इसके बाद गरासिया और सहरिया में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।